ये चैप्टर क्लास 10 के लिए सत्ता की साझेदारी है। इसमें पार्ट में हम लोग ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को बांटना ही लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सत्ता की साझेदारी, सत्ता का मतलब होता है शासन, और शासन का जो है बंटना, शेयर होना, इसी को पावर शेयरिंग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटना लोकतंत्र के कामकाज के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे सत्ता जो है बंटता है। तो इसके लिए बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों की कथा बतलाई गई है, दो देशों के बारे में बतलाई गई है। इसमें एक देश ने समझदारी का परिचय दिया और दूसरा श्रीलंका ने समझदारी का परिचय नहीं दिया, जिस कारण से एक के देश में युद्ध नहीं हुआ, शांति हुई, और दूसरे के में श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति बन गई। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे और बेल्जियम की जातीय संरचना के बारे में जानेंगे कि वहाँ की संरचना क्या है। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर दिया हुआ है कि बेल्जियम का एक क्षेत्र है फ्लेमिश, जहाँ पर 59% लोग जो है डच भाषा बोलने वाले हैं, और वेलोनिया एक क्षेत्र है जहाँ 40% लोग हैं और वे लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% पूरे बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। अब इसमें तनाव का मुख्य कारण क्या था? तनाव का कारण ये था कि जो फ्लेमिश क्षेत्र में जो डच रहते थे उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन वे संपन्न नहीं थे, वे गरीब थे। और जो वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग जो थे, जो फ्रेंच बोलते थे, वे समृद्ध और संपन्न थे। तो अमीरी और गरीबी को लेकर के आपस में टकराव था, और 1950 से लेकर 1960 के बीच में बेल्जियम में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो इस कारण से बेल्जियम की जो सरकार है उन्होंने अपने देश के संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया, और ये संशोधन जो है उन्होंने 1970 से लेकर 1993 से लेकर 1993 के बीच में संविधान में 4 महत्वपूर्ण संशोधन किए, और वही संशोधन जो है बेल्जियम के टकराव को दूर करने में कारगर हुआ। अब लगे कि वो 4 सुधार संक्षिप्त में बतला रहे हैं। सबसे पहले बेल्जियम ने केंद्र की जो सरकार थी, जो कहा जाता है जो देश की सरकार होती है, तो केंद्र की जो सरकार थी उसने केंद्र की जो सरकार थी उसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले दोनों लोगों में समान रूप से पद बांटा गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम बेल्जियम ने किया कि जो उनकी सर्वोच्च सत्ता है केंद्रीय सरकार, वह क्षेत्रीय सरकारों को भी कुछ अधिकार दे दिए, शक्तियाँ दे दी। और तीसरा हुआ कि ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की स्थिति थी, वहाँ 80-20 के रेशियो में फ्रेंच और डच भाषी थे, तो वहाँ पर भी समान रूप से लोगों ने प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, बराबर बराबर की हिस्सेदारी मिली। और चौथा उपाय किया बेल्जियम ने कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा वहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार थी जो सामुदायिक सरकार कहलाती है। जैसे भारत में स्थानीय सरकार है, उसी तरह से वहाँ पर सामुदायिक सरकार है, तो उसको भी अधिकार दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन करके
देश की सत्ता को क्षेत्र, सामुदायिक सरकार, लोगों के बीच बांट दिया, जिससे वहाँ पर तनाव दूर हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बेल्जियम पूरे यूरोप में एक मॉडल देश के रूप में माना जाता है। और बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है वह यूरोप का मुख्यालय है। तो ये हो गया बेल्जियम के बारे में। अब हम श्रीलंका के बारे में बतला रहे हैं। श्रीलंका जो भारत के मानचित्र में आप देखेंगे दक्षिण में है। तो 1948 ईस्वी में वह स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद वहाँ पर 1956 में एक कानून बना, और कानून बना तो उसमें सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका में जो 1956 में कानून बना और सिंघलियों को अधिक प्राथमिकता दी गई, तमिलों की उपेक्षा की गई, तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि सिंघलियों की संख्या अधिक थी, और उसी के मत से चुनकर जो सरकार आई थी वह सिंघलियों के दबाव में काम करती थी। तो वहाँ हम जानेंगे कि श्रीलंका में जातीय बनावट क्या है। तो श्रीलंका में जो है 74% सिंघली जाति है, 18% तमिल है। उस 18% में 13% जो है वह श्रीलंकाई तमिल है, 5% भारतीय मूल के तमिल है, 7% वहाँ पर ईसाई है, और 1% में बौद्ध धर्म मानने वाले और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो चूँकि सिंघली अधिक संख्या में थे और सिंघलियों के बलबूते चुनी हुई सरकार जो है वह उन्हीं के अनुसार काम करती थी, चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ने की बात हो या नौकरी की बात हो, हर जगह सिंघलियों को ही छूट मिली थी और तमिलों की उपेक्षा की गई। यानी कि एक ही देश में रहने वाले लोगों के साथ दो तरह का भेदभाव तनाव को जन्म देता है, टकराव को जन्म देता है, युद्ध की स्थिति पैदा करती है। तमिल जो है बार बार सरकार से आग्रह करते थे, मांगे अपनी रखते थे, लेकिन उनकी मांग को जो है सिंघली सरकार अनसुनी कर देती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, टकराव की स्थिति बनी रहती थी। इसी बीच जो है तमिलों ने एक लीटे नामक आतंकवादी संगठन का निर्माण कर लिया, जिसे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम कहा जाता है। इलम का मतलब होता है सरकार। एक और जानकारी आपको दे दे जो किताब में नहीं दिया हुआ है, 1983 में वहाँ पर 23 जुलाई से गृह युद्ध शुरू हुआ, और यह युद्ध जो है 2009 में जाकर समाप्त हुआ। जो वहाँ की सरकार है तमिलों को सेना की बदौलत दबा दी, और गृह युद्ध तो कम हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन तमिलों के मन में आज भी उपेक्षा का भाव रहता है, वे विरोध में रहते हैं। अब एक टॉपिक है, आगे हम देखते हैं, लेबनान। लेबनान में खलील नाम का एक व्यक्ति है, और उसकी क्या उलझन है। कहा जाता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत है, और खलील नाम का व्यक्ति है जिसके माता पिता दो अलग अलग समुदाय से आते हैं। पिता यदि ऑर्थोडॉक्स ईसाई है तो माता सुन्नी मुसलमान है। अब यदि लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया तो खलील उलझन में पड़ गया कि वो किसका साथ दे। ऑर्थोडॉक्स लड़ रहे हैं, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान लड़ रहे हैं, तो वह किसका साथ दे। तो यही उसकी उलझन है। तो लेबनान में जब गृह युद्ध हुआ तो शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, मैनोराइट पंथ के कैथोलिक भी थे, ऑर्थोडॉक्स थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि तीसरे प्रकार का विकल्प वहाँ पर आया। ऐसा विकल्प आप पहली बार देखेंगे। वहाँ के जो नेता थे उन्होंने निर्णय लिया कि
जाति के आधार पर पदों को बांट दिया। जैसे कहा गया ना कि राष्ट्रपति कोई मैनोराइट पंथ का कैथोलिक बनेगा तो प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा, तो उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेगा, संसद का कोई अध्यक्ष बनेगा तो वह शिया मुसलमान बनेगा। तो लोकतंत्र के लिए तो अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि इसमें से किसी को मन में होगा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें और उस समुदाय को नहीं है, तो यहाँ पर तो लोकतंत्र का हनन है। लेकिन लेबनान के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए तत्काल में यही उपाय था, इसलिए लेबनान में ये स्थिति अपनाई गई। अब रह गया कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। देखिए, नियंत्रण और संतुलन, इसके पहले एक प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं। उसी में एक बात आई है नियंत्रण और संतुलन। तो सबसे पहला रूप है कि शासन। हम बतला रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के स्वरूप क्या है, रूप क्या है, या सत्ता कितने तरीके से बंट सकती है। पहला है कि शासन का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बंटना। इसको कहा जाता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के किसी अंग को असीमित अनलिमिटेड शक्ति प्राप्त न हो। क्षैतिज वितरण में प्रत्येक अंग क्या हो गया, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और इसमें प्रत्येक अंग को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई रहती है। तो ये एक स्वरूप है, इस आधार पर सत्ता बढ़ती है। दूसरा एक स्वरूप है सत्ता का कि विभिन्न स्तरों पर सरकार का बंटना। तो ये विभिन्न स्तर क्या है, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है जिसको वर्टिकल कहा जाता है। और पहला विधायिका, कार्यपालिका जो है हॉरिजेंटल क्षैतिज वितरण है। ऊर्ध्वाधर वितरण जिसे वर्टिकल कहा जाता है, आप मैथ में ये शब्द बार बार सुनते होंगे कि सर्वोच्च में सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार, ये एक स्तर हुआ। इस तरह से सत्ता का एक स्वरूप है बंटने का। तीसरा स्वरूप है सत्ता का कि वह विभिन्न सामाजिक समूहों में, जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर सत्ता का बंटना। और चौथा रूप है सत्ता के बंटवारे का, वह दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा भी शासन को प्रभावित किया जाता है और उस आधार पर भी सत्ता बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के आंदोलनकारी समूह होते हैं जो शासन को प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करने के तरीके में भी सत्ता के बंटवारे का स्वरूप दिखाई देता है। तो ये सत्ता की साझेदारी के 4 स्वरूप हो गए। तो ये पूरे पाठ के बारे में हमने आपको संक्षिप्त में ये जानकारी दिया और इसी में थोड़ी सी जानकारी है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ये जो है, तो सत्ता कहा जाता है ना कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है कहा जाता है। और सत्ता जो है जब तक बढ़ता नहीं है लोकतंत्र में, तब तक उसे सही नहीं माना जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार ये एक स्वरूप हुआ और विविधता और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को इसे दूर किया जाता है, टकराव को दूर किया जाता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक जगह पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, उससे सरकार जो है तानाशाह हो जाती है। तो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी का होना आवश्यक है। धन्यवाद। आज ये इतना ही।